हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं इस वक्त होटल ही के एक कमरे में मौजूद थी। ये कमरा मुझे होटल के मालिक की वजह से मिला था, चूंकि वो पहली ही नज़र में मुझ पर आशिक हो गया था। इसी वजह से उसने मुझे बहुत सी सहूलियात भी दी हुई थी, जिसमें से एक सहूलत ये थी कि रात के वक्त मुझे घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मैं होटल में ही मौजूद एक वीआईपी कमरे में आराम से सो जाती थी। जब वहाँ पर काम करने वाली बाकी लड़कियों को इस बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में बातें बनाने लगी, मगर मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं शुरू से ही ऐसी थी, हमेशा वही करती थी जो करने के लिए मन चाहता था। कभी भी लोगों की बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, और इसी वजह से अक्सर ही मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। मगर लाख मुसीबतें और मुश्किलात सहने के बावजूद भी मैंने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी थी। मुझे होटल का मालिक बहुत पसंद था। वो वैसा ही इंसान था जैसा इंसान मैंने अपने शौहर की हैसियत से तस्वुर किया हुआ था। बिलाशुबा वो बहुत अमीर और खूबसूरत था। कोई भी उसको पहली नज़र देखता तो उसका दीवाना हो जाता, मगर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ठहर गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। 3-4 दिन के बाद ही उसने मुझे शादी की पेशकश कर दी। मैंने जब शादी के लिए हाँ कर दी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगा कि इतनी जल्दी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। शादी से पहले तुमने एक काम करना होगा। अगर तुम इस काम में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें ना सिर्फ माला माल कर दूंगा, बल्कि उसके साथ साथ तुमसे निकाह करके तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। मैं सोचने लगी कि न जाने ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकती हूँ। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था, ये इंसान बहुत ही असर और रसूख वाला था, और उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। अगले ही दिन उसने मुझे बता दिया कि तुम्हें जंगल में 3 दिन एक झोंपड़ी में गुजारने होंगे। उसकी अनोखी फरमाइश सुनकर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने दोबारा उससे इस बात की तायीद चाही तो उसने दोबारा से यही बात कही कि तुमने 3 दिन जंगल के बीच बनी एक झोंपड़ी में गुजारने होंगे। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उसे कहा कि इस सब से क्या होगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात यकदम ही बदल गए। अब वहाँ पर नरमी की जगह गुस्से ने ले ली थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए ये सब जानना ज़रूरी नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ वो करना ज़रूरी है जिसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि मुझे अमीर होने का बहुत शौक़ था, और उसके साथ साथ मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो बहुत असर व रसूख वाला हो। अभी भी मैं इस कमरे में लेटी इसी बारे में ही सोच रही थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। अपने नाम की पुकार सुनकर मैं हैरान हो गई और सोचने लगी, यहाँ पर कौन आ सकता है, क्योंकि मेरा कमरा होटल के बने आखिरी कमरों में से एक था, जबकि बाकी तमाम कमरे खाली थे। जब मैंने पहली रात यहाँ पर गुजारी थी तो उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मालिक ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि फ़िक्र मत करो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन हो। मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर कैमरे लगा दिए हैं। अगर मैंने कुछ भी अनोखा देखा तो तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊँगा। मालिक की बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी, मगर आज अपने नाम की पुकार सुनकर मैं फिर से खौफजदा हो गई। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और देखने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ एक खिड़की की तरफ से आ रही थी। ये खिड़की मेरे कमरे के पिछले हिस्से की तरफ खुलती थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मालिक ने मुझे इस खिड़की की तरफ जाने से मना किया था। उसने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने इस खिड़की की तरफ नहीं जाना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
तब मैंने उससे पूछा था कि आखिर ऐसा क्या है, तो वो मेरी बात टाल गया था। जाते जाते भी उसने मुझे यही कहा कि तुम्हें इस कमरे में वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस खिड़की की तरफ नहीं जाना, वरना तुम अपने लिए मसला पैदा कर दोगी। तब उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया था, मगर अब मुझे तजस्सुस हो रहा था और मैं जानना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसने मुझे यहाँ जाने से मना किया था। अब जबकि मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो कोई भी है मुझे जानने वाला ही है। काफ़ी देर तक मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठी रही और शशोपंच में मुब्तला रही कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद मैं चौंक गई, क्योंकि अब मुझे पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मालिक ही था। अब मुझे मालिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे इस कमरे में रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिनों में मेरे साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। मैं तेज़ी से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली, एक गंदी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरी सांस बंद होने लगी। मैं तेज़ी से पीछे हटी और खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब खिड़की बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ बू की वजह से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ी ही देर बाद मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। इससे पहले कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता, अचानक ही बू ख़त्म हो गई। अब वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दोबारा से ताज़ा हो गई। ये देखकर मैं हैरान रह गई। तेज़ी से नीचे की तरफ झुकी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गंदा नाला था, मगर उस नाले में मुझे कुछ अजीब व गरीब शय खड़ी नज़र आ रही थी। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि वो क्या है। काफ़ी देर तक मैं उसे घूरती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी। यकदम ही उसने अपना सर उठाया। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। वो एक बहुत ही डरावनी मखलूक थी, जिसकी आंखें गोल गोल बाहर की तरफ उपरी हुई थीं, जबकि उसके मुंह से खून टपक रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो अभी किसी का काम तमाम करके आई हो। मुझे देखकर वो यकदम ही मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही खौफनाक थी। मुझे लगा कि अभी इस खिड़की से गिरकर मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ हटी और खिड़की बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन खिड़की अभी भी बंद नहीं हो रही थी। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। अचानक ही मुझे अपने कंधे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो पीछे खड़ी मखलूक को देखकर मुझे लगा मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। ये वही मखलूक थी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीचे देखा था। अब वो मेरे इंतहाई करीब थी। उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तब मैं ज़मीन पर पड़ी हुई थी। करीब ही मालिक बैठा हुआ था। वो मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मालिक को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो परेशान हो गया और मुझे कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? उसके पूछने पर मैंने उसे रात के वाक़ये के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे कहा, ये मेरा वहम नहीं बल्कि ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से रात के वक्त अजीबो गरीब मखलूक को देखा था। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये कहकर मैं दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं, जबकि ये खिड़की तो लॉक है। कुछ भी हो जाए ये खिड़की नहीं खुल सकती। मैं खुद एक लंबे अरसे से ये खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नाकाम हो रहा हूँ, जबकि तुम मुझे कह रही हो कि तुमने एक ही झटके में ये खिड़की खोल दी थी। मालिक की बात सुनकर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं खुद हैरान रह गई।
वाकई उस खिड़की में ताला लगा हुआ था। वो ताला भी काफी पुराना था और खिड़की पर धूल मट्टी पड़ी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे ये खिड़की एक लंबे अरसे से किसी ने साफ ना की हो, जबकि रात के वक्त ये खिड़की ऐसी नहीं थी, बल्कि ये तो बहुत साफ सुथरी थी। मैं शशोपंच में मुब्तला हो गई कि रात को जो कुछ मैंने देखा है, क्या वो वाकई में सच था या फिर मेरा वहम था। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि मालिक ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मुझे यकीन है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है, इसी वजह से तुम इतना ज़्यादा डर गई हो। जहाँ तक इस खिड़की का मामला है तो मैंने तुम्हें एहतियातन ही ये खिड़की खोलने से मना किया था, क्योंकि ये खिड़की बहुत पुरानी है। मुझे यही था कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें चोट लग जाए। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया, लेकिन अभी तक मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। मुझे ना जाने क्यों ये लग रहा था कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। काफ़ी देर तक वो मेरे पास बैठा रहा और मुझे तसल्ली देता रहा। जब वो वहाँ से उठकर जाने लगा तो मैंने उसे कहा कि अब मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुमने वैसे भी अब इस कमरे में नहीं रहना, क्योंकि आज ही रात तुम मेरे साथ उस जंगल में जा रही हो। मालिक की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। यकीनन वो वक्त आ गया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। पता नहीं उस जंगल में क्या होने वाला था। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे सिर्फ यही पता था कि जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी मैं अपनी जान को खतरे में डालकर सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए जा रही थी। मैं जानती थी कि अगर ख्वाजा सरा को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी बहुत बेइज्जती करेगा और उसे मुझ पर बहुत अफसोस भी होगा, क्योंकि वो मुझे हमेशा से ही इस बात की नसीहत करता था कि इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती और पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। इससे इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब एक बार इज्जत चली जाए तो इंसान बेमोल हो जाता है। मुझे उस वक्त ख्वाजा सरा की बातें शिद्दत से याद आ रही थी। मेरे दिल में आया कि मैं मालिक को इनकार कर दूं। जब मैंने मालिक को इनकार किया तो उसका चेहरा एकदम ही गुस्से से लाल हो गया। उसने ज़ोर से मेरे बाजू पकड़े और झंझोड़ते हुए कहने लगा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे ऐन वक्त पर इनकार कर दोगी और मैं तुम्हारी बात भी मान लूँगा? तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखें एकदम ही गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी ये हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता हुआ देखकर वो थोड़ा सा नरम पड़ा और फिर मुझे कहने लगा, देखो तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम वादा खिलाफी नहीं कर सकती। अब तुम्हें वहाँ पर मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ जाओ या मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करनी पड़े। मालिक ने दो टोक अंदाज में मुझसे बात की। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वहाँ पर जाना मेरी मजबूरी बन गया है और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और मालिक को हामी भर दी। उसके बाद मालिक वहाँ से चला गया। जाने से पहले वो मुझे हिदायत करके गया था कि अपने एक दो जोड़े निकाल लो। जब वो ये बात कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर रहोगे? मैंने उससे पूछा। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, वहाँ पर मेरा कोई काम है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम होगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिरा कर बैठ गई। बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दोबारा से अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। खौफज़दा नज़रों से खिड़की की तरफ देखा तो बाहर का मंजर देखकर खौफ से आंखें बंद कर ली। वो मखलूक अभी भी खिड़की के साथ चिपकी हुई थी और मुझे घूरे चली जा रही थी। उसके साथ साथ वो अपनी ज़बान होंठों पर फेर रही थी, जैसे मुझे खाने के लिए उसका जी ललचा रहा हो। लेकिन खुदा का शुक्र था कि अब खिड़की बंद थी। एक चीज़ जो मैंने बहुत शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि उसने एक ज़ोरदार हाथ खिड़की पर मारा तो खिड़की का शीशा यकदम ही टूट गया
ये देखकर मैं घबरा गई, मगर फिर मेरे देखते ही देखते वो शीशा दोबारा से जुड़ गया। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई और अनोखी थी। यूं लग रहा था जैसे अब किसी ने उस खिड़की पर जादू कर दिया हो। मैं इस सब के बारे में उस मालिक को बताना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर, जो कुछ भी था, मैंने वैसे भी कौन सा यहाँ पर अब मजीद रहना था। मैं जंगल में जाने की तैयारियां करने लगी। इस दौरान मुझे अपने चेहरे पर मुसलसल उस मखलूक की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था, मगर इस बार मेरा दिल घबरा नहीं रहा था, क्योंकि इस बार एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जो मुझे मिल चुका था। मैं जानती थी कि अब वो मखलूक ये खिड़की खोलकर अंदर दाखिल नहीं हो सकती। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने दोबारा से पलट कर देखा तो वो मखलूक मुझे बहुत ही अजीबो गरीब इशारे कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे किसी काम से मना कर रही हो। मैं कपड़े वहीं पर छोड़कर उस मखलूक को देखने लगी और समझने की कोशिश करने लगी कि ये मुझसे क्या कहना चाह रही है। मैं वहां पर खड़ी उसे बहुत गौर से देख रही थी कि अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला। होटल की एक लड़की तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी, उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। ये देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो इस मखलूक को देख सकती हूँ, बल्कि इस कमरे में जो भी आएगा वो इस मखलूक को देख पाएगा। मैंने उस लड़की को उठाया और उसे सहारा देते हुए कमरे से बाहर ले गई। बाकी लोग उसे बेहोश देखकर हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे कि इसे क्या हुआ है। मैंने कहा कि बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। शुक्र था कि किसी को भी चीख की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। इसी वजह से किसी ने भी मेरी बात पर शक नहीं किया, मगर इस दौरान मालिक बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ही मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि वापस आने के बाद सबसे पहले ये नौकरी छोड़ दूंगी और इस इंसान से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि ये इंसान मुझे अब बहुत मशकूक लग रहा था। पहले ये इंसान हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरे हुस्न की तारीफ़ें करता रहता था, मगर एकदम ही उसने ये तमाम काम छोड़ दिए थे। अब जब भी वो मेरे पास आता था, वो मुझसे उस जंगल की ही बात करता था और मुझसे हर बार यही कन्फर्म करता कि मैं उसके साथ जाने के लिए राज़ी तो हूँ। मैं दोबारा से होटल के काम करने लगी। चूँकि मैं एक वेट्रेस थी, इसी वजह से लोगों से ऑर्डर लेना और फिर उन लोगों को खाना पहुँचाना ही मेरी जिम्मेदारी थी। मैं एक टेबल पर खाना रख रही थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो कोई मर्दाना आवाज़ थी। मैं हैरत से उसकी तरफ पलटी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी मेरे असल नाम से नहीं जानता था। मैंने सबको अपना नकली नाम बताया हुआ था। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे बैठी शख्सियत को देखकर चंद लम्हों के लिए मुझे लगा कि मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसका आधा मुंह खाया हुआ था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके अलावा उसके बालों पर मुख्तलिफ कीड़े थे जो रेंग रहे थे। मुझे कीड़ों से शुरू से ही बहुत खौफ महसूस होता था। उसे देखकर एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मैंने आंखें बंद कर लीं और ज़मीन पर बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। मेरी ये हालत देखकर तमाम लोग परेशान हो गए। सब लोग भागे हुए मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया। मैंने उन्हें कहा कि वो देखो, सामने एक बहुत ही बदसूरत औरत बैठी हुई है। मुझे उसे देखकर बहुत डर लग रहा है। उसे कहो कि वो यहाँ से चली जाए, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं उन्हें सबको रोते हुए कहा। मालिक तेज़ी से मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़ते हुए खड़ा किया। उसने मुझे कहा कि कहाँ पर है वो औरत, मुझे भी दिखाओ। मैंने आंखें खोलकर जब डरते डरते देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि वो तो खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक ही वो अपने मंगेतर को कहने लगी कि मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाना, चलो यहाँ से। वो इस होटल के पुराने कस्टमर थे। जब वो यहाँ से चले गए तो मालिक गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा
और कहने लगा, तुम्हारी वजह से हमारे पुराने कस्टमर नाराज होकर चले गए हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, अजीब बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं कि जिन्नात नहीं होते, उनका वजूद नहीं होता, मगर तुम हो कि इसी बात पर अटकी हुई हो। मालिक उस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसे गुस्से में देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने उसे कहा, मैं खुद नहीं जानती मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने उसे मजीद कहा कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, मगर मेरे पास एक सबूत है जो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। अब की बार मालिक ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कहने लगा, मुझे किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं देखना। तुम मेहरबानी करो, अब जाकर किचन का काम संभालो। वैसे भी आज बहुत से लोगों ने छुट्टी कर ली है, काम भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मालिक बहुत परेशान लग रहा था। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो तेजी से होटल के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया, जबकि मैं खामोशी से किचन की तरफ चली आई। मैं खुद अपनी इस हालत की वजह से बहुत परेशान थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं किचन में खड़ी प्याज काट रही थी जब अचानक ही महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आकर रुका है। गर्दन मोड़ कर देखा तो साथ खड़ी शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मेरे करीब एक नौजवान खड़ा था जो तेजी से गोश्त काट रहा था। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी हुई थी और वो आंखें टेढ़ी किए मुझे देखे चला जा रहा था। मैं तेजी से पीछे की तरफ हटी। मेरे हाथों से छुरी भी गिर गई। उस वक्त किचन में जितने भी लोग थे वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। अचानक ही एक लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने सामने खड़े लड़के की तरफ इशारा किया। वो हैरानगी से सामने देखने लगी और कहने लगी, वहां पर क्या है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मैं उस लड़की के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि वहां पर एक लड़का खड़ा है जिसका सर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। मुझे वो नजर आ रहा है, तुम लोगों को वो नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं बेबसी से उनसे पूछ रही थी। एक लड़का आगे बढ़ा और मेरे सर को थपकते हुए कहने लगा, तुमने जरूर रात के वक्त कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, या तुमने कोई डरावनी फिल्म देख ली है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। आंखें बंद करो और गहरे गहरे सांस लो, फिर मुझे बताओ, क्या वो लड़का वहां से गायब हो गया? उस लड़के की बात सुनकर मैंने तेजी से आंखें बंद की और गहरे गहरे सांस लेने लगी। दोबारा जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो लड़का अभी भी वहां पर मौजूद था और अब वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और वो गोश्त के टुकड़े कर रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि वो किस चीज का गोश्त है, लेकिन उसकी बू भी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बेबसी से अरसलान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, वो मुझे अभी भी नजर आ रहा है। अब मेरे साथ सिर्फ अरसलान ही खड़ा था। बाकी लड़के लड़कियां दोबारा से अपने कामों में मसरूफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है या मैं कोई ड्रामा लगा रही हूं। लेकिन अरसलान ही था जिसे शायद मेरी बातों पर यकीन था। अब अरसलान ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मुझे अंदाजा हो गया है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने अपने गले से तावीज़ निकाला और वो तावीज़ मेरे हवाले करते हुए कहने लगा, ये अपने गले में डाल लो और इसे अपने गले से नहीं निकालना। अरसलान की बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या पता लग गया है और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब के अरसलान ने एक गहरी सांस ली और मुझे कहने लगा, कल तुम्हें इस बारे में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। अभी तुम जाओ और अपना काम मुकम्मल करो। ना चाहते हुए भी मैं अपने काम में दोबारा से मसरूफ हो गई। अब मैंने गले में वो तावीज़ डाल लिया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। दोबारा मुझे कोई भी अजीबो गरीब शय नज़र नहीं आई। अब मैं आराम से अपने काम मुकम्मल कर रही थी। शाम 5 बजे का वक्त था। मैं एक कुर्सी पर बैठी हुई थी।
जब अचानक ही मालिक मेरे सामने आकर बैठ गया। उसे देखकर मेरा हलक कड़वा हो गया। अब ये इंसान मुझे बहुत जहर लग रहा था। बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान का हशर नशर कर दूं, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। वो मेरे सामने बैठा बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक ही वो मुझे कहने लगा, क्या तुमने दोबारा कोई खौफनाक चीज़ देखी है? वो कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया। मैंने उसे कहा, मैं मुसलसल खौफनाक चीज़ें देखे चले जा रही हूँ। अभी भी पिछली टेबल पर एक अजीब व गरीब औरत बैठी हुई है और उसे देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनकर मालिक ने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे को दोबारा से संजीदा बना लिया। वो मुझे कहने लगा, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए आया हो, और फिर कंफर्म हो जाने पर उसे बहुत ही खुशी महसूस हुई हो। अब मुझे ये भी लग रहा था कि ये सारा चक्कर किसी और का नहीं बल्कि मालिक का ही चलाया हुआ है। रात 8 बजे का वक्त था। वो दोबारा से मेरे कमरे में आया और मुझे तैयार होने के लिए कहने लगा। मालिक की बात सुनकर मैंने तेज़ी से कहा कि मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। उसने गुस्से से एक नज़र मेरे सरापे पर डाली और कहने लगा, तुम्हें मैंने कहा था कि सुर्ख रंग का जोड़ा पहनना, जबकि तुमने काले रंग का जोड़ा पहना हुआ है, और तुम मुझे कह रही हो कि तुमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। चलो जाओ, जल्दी से कपड़े तब्दील करो। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस झोंपड़ी पर जाऊंगी। उसके अलावा मैंने तुमसे किसी भी किस्म का कोई वादा नहीं किया। तुम मेरे हर मामले में टांग नहीं अड़ा सकते, और ना ही तुम मुझे किसी भी चीज़ का हुक्म दे सकते हो। अब मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम गया था, क्योंकि ये मालिक कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पर सवार हो रहा था। वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा। उसने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़ा और खींचते हुए कहने लगा, तुम शायद ये भूल गई हो कि तुम्हारा वो ख्वाजा सरा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये कहकर उसने तेज़ी से मोबाइल निकाला और मोबाइल पर एक वीडियो चला दी। वो ख्वाजा सरा की ही वीडियो थी। वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था, जबकि डॉक्टर बात कर रहा था कि उसके इलाज के लिए हमें तकरीबन 1,20,000 की ज़रूरत है। अगर पैसे 3 दिन के अंदर अंदर ना भरे गए तो हम इसका इलाज शुरू नहीं करेंगे और हो सकता है कि ये मर जाए। वो वीडियो देखकर मुझे लगा मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। वाकई में ये मैं सब कुछ उन्हीं के लिए कर रही थी। अब जबकि मैं अपने मकसद के बहुत करीब आ गई थी तो मुझे इस तरह से मालिक से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसे माजरत करने लगी। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अब हुई ना बात, अब तुम दोबारा से अपनी औकात में वापस आ गई हो। बिल्कुल इसी तरह रहा करो। अपनी औकात से बाहर निकलती तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मालिक की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर ना चाहते हुए भी सुर्ख रंग का एक जोड़ा पहन लिया। उसके बाद मालिक ने मुझे कहा कि जल्दी से अब लाल रंग की लिपस्टिक भी लगाओ। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, मैं वहाँ पर शादी करने के लिए नहीं जा रही बल्कि रहने के लिए जा रही हूँ। अब के मालिक ऊंची आवाज़ में हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें तो अभी किसी चीज़ के बारे में भी नहीं पता, इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। तैयार होने के बाद मैंने एक नज़र शीशे में अपने आप को देखा। मैं वाकई उस वक्त कोई दुल्हन लग रही थी। ये जोड़ा मेरे लिए मालिक ही लाया था और ये बहुत ही भारी जोड़ा था। मुझे यकीन है कि तुम उन सबको बहुत पसंद आओगी। अचानक ही मालिक की बात सुनकर मैं ठुठक कर उसकी तरफ देखने लगी और उससे पूछने लगी कि तुम किन लोगों की बात कर रहे हो। उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ऊंची आवाज़ में ये बात कह दी थी।
وہ اپنی بات کو رد کرنے لگا اور کہنے لگا میں وہاں پر موجود دوسری عورتوں کی بات کر رہا ہوں، مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ چلو اب جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مالک کے چہرے پر اس وقت بہت ہی پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے تو نہیں جا رہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں جنگل میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے ہوٹل میں میرے ہی کمرے میں موجود تھی۔ میں چاہتا تو وہاں پر بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا تھا، مگر یہ معاملہ بہت بڑا اور گھمبیر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اس بارے میں تھوڑا سا تو بتا دو تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے۔ وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا جب تم اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے اور تمہارا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے بیٹھو اور سفر کو انجوائے کرو۔ میں نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا تو وہاں پر جنگل ہی جنگل تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر اس سفر کو کیسے کوئی انجوائے کر سکتا ہے۔ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو میں راستے میں تھی، جنگل کے بیچ جھونپڑی کے اندر رہنا، یہ ساری باتیں سوچ کر ہی میرا دم بہت بری طرح سے گھٹ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر اب یہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا مالک نے کہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے جھونپڑی کے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے ایک بہت ہی خوفناک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ خوفناک مرد میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ اچانک ہی میرے پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا اور پھر آخر کار میرا شیر وہ لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا جو اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی۔ اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور شیطان کا پجاری بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، اچانک ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور زمین بھی زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ موقع اچھا جانا اور تیزی سے جھونپڑی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑا سا آگے چلی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ صبح کے وقت آنکھ کھولی تو قریب ہی ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، بیٹا تم خوش قسمت ہو جو اتنے بڑے شیطانی کھیل سے بچ گئی ہو۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ مالک کوئی اور نہیں بلکہ شیطان کا پجاری تھا، اور وہ اپنے استاد کے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا تھا جو اماوس کی رات کو پیدا ہوئی تھی، تاکہ اس لڑکی کو مار کر اس کا استاد اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اس جنگل میں لے کر گیا تھا، مگر جو تعویذ میرے گلے میں پڑا ہوا تھا وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ کوئی بھی شیطان اس کے ہوتے ہوئے میرے قریب نہیں لگ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ بوڑھا میری طرف بڑھا اور مجھ پر وار کرنے لگا تو اس تعویذ کی طاقت سے وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ نہ صرف اس کا جادو اس پر الٹا ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام شیطان اس پر حملہ آور ہو گئے، کیونکہ وہ مجھ سے لڑنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ مجھے اس بزرگ کی کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن کچھ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ میں اس شیطانی کھیل سے بچ گئی ہوں، اور میں اس پر رب کی بہت شکر گزار تھی۔ اگلے دن میں اسپتال گئی تو مجھے ایک بری خبر ملی کہ وہ خواجہ سرا مر گیا تھا۔ اس کی تدفین وغیرہ کروانے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ اب میں نے ان لوگوں پر یقین کرنا کم کر دیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جہاں تک اس ہوٹل کا سوال تھا تو وہاں پر بہت شیطانی روحیں موجود تھیں، کیونکہ مالک وہاں پر شیطانی عمل کرتا تھا۔ لیکن مالک کی وفات کے بعد روحیں بھی وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔